प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। शक्ति जो है वो राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकार किया है। उन्होंने राजनीति को दंड नीति तथा राजा को दंडधर कहा है। मनु ने दंड के महत्व को बताते हुए कहा है कि इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है तथा दंड ही राजा है, और इस दंड को ही विद्वान लोग धर्म कहते हैं, क्योंकि दंड ही सभी से उनके धर्म का पालन कराता है। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में शक्ति की रक्षा, प्रयोग, विस्तार एवं पतन की समस्या पर गंभीर विचार किया गया है। पाश्चात्य जगत में भी राजनीतिक जीवन के संदर्भ में शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया है। प्राचीन यूनान में सुकरात के समकालीन सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमैक्स का कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आधुनिक युग में मैकियावेली ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकार की है। हॉब्स, नीत्शे, हीगल, बोसाके आदि ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के विभिन्न अर्थों, पक्षों, निर्माणक तत्वों के आधार पर अपने विचार प्रकट किए हैं। परंपरागत राजनीति विचारकों की तुलना में आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया है। चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, हैरल्ड लासवेल, मैकाइवर, रॉबर्ट बायस्टेड, कैप्लन, मार्गेंथो, रेसल बेकर आदि ऐसे ही आधुनिक विद्वान हैं। बेकर का मत है कि राजनीति को शक्ति से अलग ही नहीं किया जा सकता। कैटलिन का कथन है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि मेरियम, कैटलिन, लासवेल आदि ने राज्य की आंतरिक राजनीति के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा का विशेष अध्ययन किया है, जबकि मार्गेंथो, कैप्लान आदि ने राज्य की बाह्य राजनीति यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस अवधारणा का विशिष्ट अध्ययन किया है। वास्तव में राज्य की राजनीति के इन दोनों ही पक्षों के संयोग से ही शक्ति की अवधारणा को पूर्णता प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं शक्ति के अर्थ और परिभाषाएं क्या क्या विद्वानों ने दी है। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट बायस्टेड ने जो परिभाषा देते हुए बताया है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट रेडेल ने भी कहा है, शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे ऐसे कार्य करवा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। मार्गेंथो के शब्दों में शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए भी रखा जाता है। तो इन विद्वानों ने इस प्रकार अनेक परिभाषाएं जो है शक्तियों की दी है। इन संदर्भ में जो शक्ति के कई जो है अर्थ उभर कर सामने आते हैं हमारे सामने, जो इस प्रकार हैं। मैकाइवर ने शक्ति को बहुपक्षीय तत्व कहा है और वस्तुतः शक्ति की जटिल प्रकृति के कारण ही विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया है। तो अब हम देखते हैं शक्ति के कौन कौन से अर्थ विद्वानों ने दिया है ना। पहला है बल प्रयोग के रूप में। प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति का एक अर्थ बल प्रयोग एवं दमन के रूप में स्वीकार किया है। मनु के अनुसार दंड के द्वारा दुष्टों का दमन किया जाता है। दंड के रूप में बल का प्रयोग धर्म की रक्षा करता है।
जब राजा दंड यानी बल का प्रयोग अनुचित रूप में करता है तो स्वयं राजा एवं उसके कुटुंब का नाश हो जाता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है या अर्थ सामने आता है हमारे सामने, वो है मानव स्वभाव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति से प्रेम करना मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अन्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की कामना रखता है। हॉब्स का मत है प्रत्येक व्यक्ति भय से संचालित होता है और भय से मुक्ति पाने के लिए शक्ति को धारण करने की तीव्र एवं सतत कामना करता है, जिसका अंत केवल मृत्यु के साथ ही होता है। मानव की यह प्रवृत्ति उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं में भी प्रकट होती है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे वह अति शक्तिशाली जीव यानी लेवायथान की उपमा देता है। तीसरा दृष्टिकोण है शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। कुछ विद्वानों ने शक्ति एवं बल में अंतर स्पष्ट किया है और उनका मत है कि शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति है, जबकि बल का अर्थ सैनिक बल से है। शक्ति में बल सदैव मौजूद रहता है, किंतु सामान्यतः बल का प्रयोग यह करती नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब सामान्य जनता यह अनुभव करती है कि शक्ति में बल निहित है तो वह स्वेच्छा से उसका अनुकरण करती है। इस प्रकार सामान्यतः शक्ति के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु शक्ति बल प्रयोग का अधिकार रखती है और उसके द्वारा बल प्रयोग की संभावना भी रहती है। रॉबर्ट बायस्ट ने शक्ति का यही अर्थ स्वीकार किया है। चौथा जो है अर्थ है शक्ति का कि शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है। किसी भी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की रचना, संचालन एवं रक्षा के लिए शक्ति का तत्व आवश्यक होता है। वस्तुतः शक्ति के अभाव में हम किसी भी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था में जो मूल तत्व निहित रहता है वह शक्ति है। पांचवा जो है दृष्टिकोण शक्ति का वो है शक्ति प्रभाव की प्रक्रिया है। यानी शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है। जो पक्ष शक्ति को धारण करता है उससे अन्य पक्ष प्रभावित हो जाते हैं और प्रथम पक्ष के अनुकूल आचरण करते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अथवा कोई एक अन्य समुदाय अथवा अन्य समुदाय के आचरणों को जितना अधिक अपने अनुकूल प्रभावित कर लेता है वह उतना ही शक्तिशाली कहलाता है। छठा है नियंत्रण के अर्थ के रूप में शक्ति। कुछ विद्वानों ने शक्ति का संबंध नियंत्रण से स्वीकार किया है। उनका मत है कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। इस रूप में शक्ति राजनीतिक सत्ता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में तालमेल स्थापित करती है और इस प्रकार समाज में व्यवस्था की स्थापना करती है। मार्गेंथो ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण के रूप में और मैकाइवर ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की क्षमता के रूप में स्वीकार किया है। और सातवां जो अर्थ शक्ति का या दृष्टिकोण है वो है मूल्य के अर्थ में। शक्ति को मूल्य के अर्थ में भी स्वीकार किया गया है, किंतु जहाँ कुछ विद्वानों ने इसे एक यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकारा है, वहीं कुछ अन्य विद्वानों ने इसे आदर्शवादी मूल्यों के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। प्राचीन यूनानी सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेक्स ने मूल्यात्मक दृष्टि से कहा है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यह शक्ति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही थ्रेसिमेक्स यह भी कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्तिशाली अन्यायी सदैव शक्तिहीन न्याय की तुलना में लाभ में रहता है।
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गन्थो ने शक्ति को एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति स्वयं साध्य होती है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का कोई नियंत्रण नहीं होता, अपितु स्वयं शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं न्याय को आधार प्रदान करती है। तो इस प्रकार इन विभिन्न दृष्टिकोणों से शक्तियों के पर विचार किया गया है। जिन विद्वानों ने शक्ति की अवधारणा पर आदर्शात्मक ढंग से विचार किया है, उनका मत है कि शक्ति स्वयं अपना केंद्र नहीं है, यह स्वयं कोई साध्य भी नहीं है, अपितु ये शक्ति का निवास सत्य एवं न्याय जैसी नैतिक मूल्यात्मक अवधारणाओं में होता है और शक्ति इनकी प्राप्ति एवं रक्षा करने का साधन मात्र होता है। जबकि जब किसी शासन की नीतियों को आम जनता सत्य और न्याय की दृष्टि से उचित मानती है तो उस शासन की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है, किंतु जब शासन की नीतियां सत्य और न्याय के विपरीत होती हैं तो उसका निरंतर विरोध बढ़ता जाता है, उसकी शक्ति में कमी होने लगती है। तो इस प्रकार हमने शक्ति के विभिन्न दृष्टिकोणों, आदर्शात्मक रूप में, यथार्थ के रूप में, प्रभाव प्रक्रिया के रूप में, मूल्यात्मक